गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो मैथ में बहुत सारी ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन हैं ज़्यादा, तो बने रहिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को। विलोप के प्रति विरोध की मात्रा अधिक होती है, मतलब विलोपन नहीं होता। किस में विलोपन नहीं होता? आंशिक में विलोपन नहीं होता। अगर आप कंटिन्यू दोगे ना तो 2-4 दिन तो जोश में रहेगा, फिर बच्चा विलोपन हो जाएगा। ऐसे समझो, आपका डेली बर्थडे मनाया जाए तो जोश रहेगा, या ये साल में एक बार आता है तो जोश रहता है? साल में एक बार आने पे जोश रहता है। ठीक है, तो आंशिक पुनर्वलन अच्छा होता है। आंसर हो गया बी। अच्छा, ये पुनर्वलन का ये सब दिया किसने? स्किनर ने दिया है। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करिए, इनका 1938 में आया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग। ठीक है, याद रखना। 1960 में इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था, कौन सा बताओ? इन्होंने खुद से ही लर्निंग, बच्चा स्वतः सीखता है ना, उस तरीके से वो चीज़ें दी हैं 1960 में, याद रखना। वही अपने इंडिया में कब आई? 1963 में। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसे? प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं इसे, ये भी याद रख लेना। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, अब देखो, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित रखने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। देखो, काम शुरू किया है किसी ने, कंटिन्यू कर रहा है, नियमित कर रहा है, तो देखो कितनी अच्छा आदमी है, ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कर रहा है, तो मतलब क्या है वो? गुड आदमी। मेरी तरफ से तो उसे गुड मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, याद रखना। वुडवर्थ ने क्या कहा था? हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, याद रखना। ठीक है, और वुडवर्थ ने क्या दिया बताओ? प्रश्नावली विधि दी है। किस क्या दिए? प्रश्नावली विधि। ठीक है, और प्रश्नोत्तरी पूछे तो वो दिए आपकी सुकरात ने, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो, गणित के कुछ प्रश्नों को हल कर लेने के बाद हम अचानक नियमों के प्रति धारणा बना लेते हैं कि नियमों का अनुसरण करते हैं, फिर करते करते हम असफल हो जाते हैं। नई युक्तियों को विचार करने में बाधक है, तो इसे कहते हैं मानसिक विन्यास। जैसे आपने फिक्स कर लिया कि मैं इस तरीके से ही इस काम करूँगा, मैंने कहा ट्रिक सीख लो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी तरीके से करूँगा, ये वो वाली बात है। ठीक है, अब एक ये इसमें दे रखा है प्रकार्यात्मक स्थिरता। ये ऐसे देखो, आपको एक मच्छर काट गया आपके हाथ पे, तो आप कह रहे हो कि यार मेरे पास तो वो मच्छर मारने वाला रैकेट ही नहीं है, जबकि आपके पास में एक किताब रखी हुई है, तो किताब से भी तो उस मच्छर को मारा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं कि कोई चीज़ एक ही कार्य में नहीं ली जाए। ऐसा नहीं कि किताब केवल पढ़ने में ही ली जाए तो स्थिरता होती है, तो किताब के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। या आपको अभिप्रेरणा का, आप कभी कभी देखो, मैं आपको कितना ही पढ़ा लूँ, जब तक अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक सफल नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मानसिक विन्यास। नेक्स्ट, चिंतन वह स्वरूप जिसके अंतर्गत एक पशु रोटी दिखाने के बाद आपके निकट चला आता है। रोटी दिखा रहे हो आप, तो प्रत्यक्ष दिखा रहे हो, सामने ही दिख रही हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तर्क कहाँ पे रहता है बताओ? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन में गुण दोष सब कुछ देखते हो आप। ठीक है, याद रखो। कल्पना क्या होता है? कल्पनात्मक चिंतन ये होता है कि देखो भैया, अभी सबसे पहले एग्जाम कौन सा आ रहा है? अभी रीट का, या कोई भी आपका एग्जाम आ रहा हो XYZ, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। फिर लड़कियां सोचेंगी कि लड़कों की लाइन लग जाएगी उनको, उनके लिए, और लड़के सोचेंगे कि लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ठीक है, या मतलब ये सब छोड़ो, या बहुत सारा कार होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, ये सब कुछ सोचना कल्पनात्मक चिंतन है। ठीक है, एक लिमिट का करना जरूरी है कल्पनात्मक चिंतन भी। आंसर होगा इसका ये, प्रत्यक्ष है ना, सामने उसे दिखा रहे हो। नेक्स्ट, अब देखो, अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता, अच्छा तर्क, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपकी जेब से कुछ चीज़ गिर गई, क्या वो गिर गई। अब देखो, दो तरीके की चीज़ गिरी, एक तो अच्छी चीज़ गिरी, एक बुरी चीज़ गिरी, दूसरी बुरी थी। ठीक है, मतलब ऐसी थी वो, महीन थी, जैसे बीनना पड़ता। तो जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसे आप बीन लेते हो, क्या कर लो? बिने। तो अच्छा अच्छा अच्छा, जो सबसे अच्छा होता है ना, वो बीन लेता है सब कुछ को, कुछ भी ज़मीन पर नहीं छोड़ता। ठीक है, ऐसे याद रखो। बिने ने ही 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया, जिसमें 30 क्वेश्चन रखे थे। जनरल IQ का टेस्ट था, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए था। 1908 में मानसिक आयु का प्रत्यय भी इन्होंने दिया, और जो आपका कैटरल है ना, उसने मानसिक परीक्षण दिया। ठीक है, वो भी याद रखना। मानसिक आयु दिया था इन्होंने, बिने ने। मानसिक परीक्षण दिया था कैटल ने, ये भी याद रखना। ठीक है, स्टर्न ने क्या दिया? क्लाउड पिक्चर टेस्ट पर्सनैलिटी का। टर्मन ने कहा था बुद्धि पर आनुवंशिकता का फर्क प्रभाव पड़ता है, और इन्होंने अमूर्त बुद्धि पर जोर दिया है। इन्होंने फाइनल फार्मूला 1916 में IQ बराबर MA/CA/100 दिया। स्टर्न ने जो फॉर्मूला दिया था ना, उसमें MA/CA था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, MA/CA क्या है। सेल वर्टन ने ना पिछड़े बच्चों पे बहुत काम किया है, याद रखना। आंसर है इसका क्या? डी। नेक्स्ट, देख रहे हो, परिभाषा का क्वेश्चन था, मगर फिर भी मैंने कितना एक्सप्लेन कर दिया, तो प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो को। आर्मी अल्फा टेस्ट दो तरीके के थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। ठीक है, आर्मी अल्फा किसके लिए था? ये तो था बिल्कुल ही, मतलब हाई रैंक वालों के लिए, या जितने भी ऑफिसर के लिए, और ये नीचे वाली रैंक के लिए था, या जितने आपके जवान वगैरह थे उनके लिए था। तो जो आर्मी अल्फा था ना, ये तो पढ़े लिखों का था, तो ये अवाचिक नहीं था, ये बाचिक था। क्या था? बाचिक। और ये जो था ना आर्मी बीटा, ये अवाचिक था। तो इसमें कौन सा गलत है? ये। और ये रॉबर्ट और पोल कोस्टा,
इन्होंने बनाया था, ये भी याद रखना। कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ना कमी पड़ गई सैनिकों की। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अमेरिका में ना, चलो एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ, अमेरिका में ऐसा नियम है कि अगर युद्ध हो गया या अगर कोई हालात आ गए युद्ध के, तो वो चाहे ना, तो तभी एक रूल है उनके यहाँ पास करना होता है, तो सारे जितने भी उनके यहाँ लोग हैं उनको सेना की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य हो जाता है। यही हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तभी ये इतनी बड़ी भर्ती हुई थी। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बताते तो हैं, मगर ये सब लोग क्यों हुई थी इतनी बड़ी भर्ती, इसलिए हुई थी, आज रीजन पता पड़ गया होगा। आंसर इसका सी है, याद रखना। एक TAT भी याद रखो, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था 1935 में, ठीक है। इसमें 30 तरीके के कार्ड होते हैं, एक सफ़ेद होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है अपना व्यवहार करने का स्थिर, सतत व विशिष्ट तरीका, इसे कहते हैं सील गुण। क्या कहते हैं? सील गुण। सील गुण की बात इसे ही और क्या कह सकते हो? ट्रेट थ्योरी किसने दी? कैटल ने दी। और किसने दी? ऑलपोर्ट ने 17,000 कुछ ट्रेट बताई थी, याद रखना। उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने सेंट्रल ट्रेट और कार्डिनल जैसे कि गांधीवाद और हिटलरवाद, इस तरीके से, और सेंट्रल ट्रेट 2-4 अच्छी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ कैटल ने क्या दिया था? कैटल ने तरल और ठोस बुद्धि दी थी। तरल बुद्धि जन्म के बाद कम होती चली जाती है क्योंकि जन्मजात होती है, और ठोस अर्जित करते हैं तो बढ़ती चली जाती है। इन्होंने सोर्स स्टेट, सरफेस स्टेट दी थी, ठीक है, याद रखना। इनका ही 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर ये दिए। और किसने बात करी? आइजेंक ने भी बात करी, एंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन करके ट्रेट की। और ट्रेट के बारे में वुडवर्थ ने भी कहा है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो व्यक्तित्व की संरचना के महत्वपूर्ण पक्षों में इदम, अहम, पराहम से भिन्न है क्योंकि। देखो यह चेतन और विचारशील होता है। चेतन कौन सा होता है? अहम। एक चीज़ और याद रखना, जो आपके सृजनात्मक बच्चा होता है ना, उसमें अहम होता है उनमें, ये याद रख लेना थोड़ा सा। यह व्यक्ति के आदर्श की बात कौन करता है? पराअहम। कौन करता है? पराअहम। तो ये हो जाएगा। और यह आवेगों की तत्काल संतुष्टि, ये कौन करता है? इदम। यही तो कह रहा था, इदम अहम और पराअहम से क्यों भिन्न है? ये वाला, क्योंकि वो तो तत्काल चाहिए। ऐसे देखो, जैसे कोई सामने मतलब दुकान है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ है, आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, तो तुरंत चोरी कर लोगे, ठीक है। तो ये होता है इदम। और अहम क्या होता है? अगर कोई होगा तो चोरी नहीं करोगे, कोई नहीं है तो चोरी कर लोगे। और परा अहम क्या कहेगा कि यार चोरी करना बहुत बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो आंसर है इसका सी। और ये किसने दिया था? एड ईगो सुपर ईगो, ये दिए सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने ही मनोविश्लेषणवाद या मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये भी किताब किसकी? इन्हीं की है। इनके शिष्य थे युंग और आपका एरिक्सन और एडलर, ठीक है, और हॉर्नी, याद रखना। आंसर बता दिया मैंने आपको, सी। नेक्स्ट, यह बालकों को कौन सा व्यवहार डिस्ग्राफिया की पहचान करता है? तो देखो लिखने से रिलेटेड होता है डिस्ग्राफिया। एक होता है कैलकुलिया, ये होता है मैथ से। एक होता है डिसलेक्सिया, ये होता है पढ़ने से। ये किसने बताया था? सैमुअल, किसने बताया था बताओ? ये जो आपकी डिसेबिलिटीज़ की बात जितनी बताई है वो सैमुअल आपकी किर्क ने बताई है, क्रेमर ने बताई है? तो ये आपकी बताइए सैमुअल किर्क ने। किसने? सैमुअल किर्क ने, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात। और पठार की भी बात बताइए। और एक सैमुअल क्रेमर भी हुआ है, इसने क्या बताई है? इसने भी एक चीज़ बताई है, वो थोड़ा दिमाग से उतर रही है। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो श्यामपट्ट की बात किसने करी है? विलियम जेम्स। ऊपर से नीचे साफ करते हैं, 45 डिग्री के कोण पे लिखते हैं, और ग्रीन श्यामपट्ट होना चाहिए आपका, ये बताया NCERT ने। और इस पर पीली चौक से लिखेंगे, ठीक है, ये भी सब याद रखो, ठीक है। और सहायक सामग्री कितनी बताई है NCERT ने? 6, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, 6 तरीके की बताइए, 6 नहीं बताई, 6 तरीके की। अब देखो कक्षा 8 से बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये पास कब हुआ? 1 अप्रैल 2010, ये भी याद रखना। 135वां कंट्री था इंडिया पास करने वाला ये, ठीक है। अब ये जो 7 अध्याय हैं, इसमें 38 धाराएं। सबसे बड़ा कौन सा? चौथा अध्याय है, ये याद रखना। अब इसमें कह रहा है 8 के बालकों के लिए, तो ये है इसमें 1000 घंटे। अब कहीं 1 से 5 के लिए तो है 800 घंटे। अब ये कहे कि कितने, मतलब टीचर कितने घंटे पढ़ाएगा डेली एक वीक में टीचर 45 घंटे पढ़ाएगा। एक क्लास जो होती है उसका आदर्श टाइम कितना होता है? 35 मिनट, सॉरी 35 मिनट। क्या होता है? 35 मिनट। लिख सही रहा हूँ, गलत भूल गया, याद रखना 35 मिनट का होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर हो जाएगा बी, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है आनुवंशिकता कैसी होती है? स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर संरचना है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वंशानुक्रम में शामिल होता है। वंशानुक्रम में सारी चीज़ें शामिल होती हैं आपकी। आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो वातावरण की बाहरी शक्तियाँ, देखो पता है कैसे याद रखा है मैंने इसे? बाबरों में बहुत शक्ति होती है, बाबरों में शक्ति होती है। ऐसे कहना मत किसी से, बस ट्रिक बनाने के लिए। बाबरा याद, बाबर रा, हाँ यहाँ से याद किए, रा में शक्ति होती है, इस तरीके से। आंसर हो जाएगा इसका बी।
आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, ये जितनी भी मैंने आज आपको डेफिनेशन बताई है ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ये हर जगह पूछी जा रही है। निम्न में से कौन सा डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। देखो शारीरिक गठन आपका वातावरणीय नहीं, ये आपका आनुवंशिकता से रिलेटेड है, बाकी सब है वातावरण से। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आनुवंशिकता आंखें, आंखें कहाँ से मिलती है आपको, माता पिता, माता पिता की आंखें नीली होंगी तो नीली हो जाएंगी, काली होंगी तो काली हो जाएंगी। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद, देखो प्रकृति कौन सा होता है, प्रकृति होता है आपकी आनुवंशिकता, और बात पोषण क्या होता है, वातावरण। ये आपका एक विवाद है साइकोलॉजी के अंदर। आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में कौन सा बुद्धि पर प्रभाव किसके अनुसार होता है। तो ये देखो गुणनफल बताया जाता है, ये किसने बताया, वुडवर्थ ने बताया। ऊपर बताया था ना हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, वही चीज़ है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आनुवंशिकता तत्परता के विचार का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो अगर किसी तत्परता के नियम को और क्या कहा जाता है, रुचि का नियम, याद रखना। किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था तत्परता। मगर आनुवंशिक तत्परता किसने दी, हाइडी केलर। तो कोई अगर आदमी तत्पर होगा ना तो हाई संभावना है कि वो ज़्यादा सीखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, याद रखना। देखो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी किताब है, स्किनर। वर्बल बिहेवियर भी है इनकी, ठीक है, याद रखना। मेंडल ने चूहों पर प्रयोग किए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक मानसिक रूप से कोई स्वस्थ व्यक्ति सक्षम किस में होता है, सारी चीज़ों में, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार दुष्यंता के समय व्यक्ति का लगाव, देखो अगर तुम किसी को पसंद करते हो, अगर उससे तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो दुष्यंता, परेशान रहोगे, तो परेशान होगे ना तो लगाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे यार क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्या सोच रही होगी, इस तरीके से, या लड़कियां सोचेंगी क्या कर रहा होगा, इस तरीके से। आंसर है ए, ठीक है। किशोरावस्था के समय सामाजिक विकास का लक्ष्य क्या होता है, सामाजिक विकास का लक्ष्य होता है समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। कहते हैं ना अपने जो सक्रिय समूह, जो आपका ये बच्चों का समूह होता है ना, उसका सक्रिय सदस्य बन जाता है। देखो सदस्य तो पहले ही बन जाता है बाल्यावस्था में, मगर सक्रिय सदस्य बनता है किशोरावस्था में, ये याद रखना। किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है, तो संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता, संवेगों पर नियंत्रण रहता है केवल बाल्यावस्था में, ये याद रखना। किशोरावस्था में पता है 44% भार हो जाता है मांसपेशियों का, ये भी याद रख सकते हो। किशोरावस्था में निम्न में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है, बताओ कौन सा दिखाई देगा सबसे ज़्यादा, तो वो नहीं देता, सॉरी क्या कह रहा है, नहीं देता, तो मूर्त चिंतन। देखो प्याजी ने भी कहा ना 7 से 11 में चालू हो जाता है मूर्त चिंतन, तो ये तो बाल्यावस्था है। और इस एज को प्याजी ने क्या कहा था बताओ, इस एज को कहा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। बाकी अमूर्त चिंतन करता है, स्थायी योग्यता होती है अपेक्षाकृत, और बाकी सब सही। आंसर है बी। नेक्स्ट, सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, कैसा, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, शिक्षार्थी। अधिगम 2 प्रकार का होता है, आगमन निगमन। देखो पहले मैं बहुत सोचता था, आज ये मेरे को क्वेश्चन मिला ना, पहले मैंने रट रखा था, तो अब याद रख लेना, ये होगा आगमन निगमन। आगमन और निगमन का मिला हुआ रूप क्या होता है, विश्लेषण। क्या होता है, विश्लेषण। विश्लेषण में कैसे चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर। संश्लेषण में कैसे चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि ये कहे अधिगम के 2 प्रकार तो आगमन निगमन। नकारात्मक और सकारात्मक क्या होते हैं, ये विशेषता होती है। नकारात्मक सकारात्मक क्या होती है, विशेषता होती है, याद रखना। आंसर बता दिया मैंने आपको, ए। आंसर क्या बता दिया, ए। अच्छा सच बताना यार, अच्छी लगती है क्लास आपको, पसंद आ रही है, तो एक आध दो यार कमेंट कर दिया करो मेरे लिए भी। अच्छा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आपको कितनी कमाई होती है इससे, तो मेरे को 1 पैसे की भी नहीं कमाई होती, 1 पैसे की भी नहीं होती इससे। क्यों नहीं होती, देखो बच्चा जिसको कमाई होती है ना, उनके चैनलों पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता हो। क्या मेरे चैनल पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, नहीं मिलता ना। मैंने ये चैनल ना केवल समाज हित के लिए चालू किया था, ऐसा नहीं था मेरा कोई उद्देश्य कभी भी रहा है कमाने का, और ना ही रहा है और ना ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये सब केवल आपके लिए फ्री हो रहा है, और जस्ट कह सकते हैं ना कि अपना कुछ ऊपर वाले को बता सकूं कि मैंने भी हाँ लोगों की हेल्प करी उसके लिए, ठीक है। और बाकी इससे कोई कमाई वमाई का जरिया नहीं है ये, ठीक है। वैसे लोग करते हैं जिनके पे एडवर्टाइजमेंट मिलता है ना आपको देखने को, वो सब करते हैं। अब देखो एक्स वाई से इतना कम है, 16 सही, 2/3 को आप 1/6 बोलते हैं। अब वैसे करके दिखाऊँ, 16 3 48, इन दोनों का गुणा करो, ऊपर वाले को जोड़ो, 16 3 48 प्लस 2 50/3, और परसेंट का क्या हो जाएगा 100, 1/6 हो गया ना। अब देखो एक्स बाई से कम है, 6 से 1 कम है, तो बाई 6 ये 5 हो गया, तो इनका अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या हो गया 5:6। आंसर हो गया बी। बहुत सारी मैथ के क्वेश्चन है, बने रहिएगा। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी की, 50% हिंदी की, शेष 500 है। 50 और 30 कितना हो गया 80%, शेष कितना बच गया, 100% होती है ना कोई चीज़, तो 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी 500। जब 20% 500 है तो 100% कितनी हुई, 20 पंजे 100, 55 25। आंसर क्या हो जाएगा 2500। नेक्स्ट, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, कुछ वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% के लाभ पे बेचता है, 2 हिस्सा बेच दिया 15% के लाभ पे, तो मतलब 30% का लाभ हो गया उसे।
बच कितना गया अब उसके पास 5%, टोटल कितना था 7। अब देखो बहुत शेष कितने परसेंट पे बेचे, मतलब कितने परसेंट पे बेचे कि पूरे पे उसे शेष वस्तुओं कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल बस सभी वस्तुएं। क्वेश्चन अधूरा है, छोड़ो क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है छोड़ देते हैं, बाद में बता देंगे और किसी दिन। अब देखो ये सॉल्व करना है आपको, तो इस तरीके से कभी सॉल्व करना हो तो 1/4 उठाना, 1 4, आगे 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2, इस तरीके से लिख लें। अब इन दोनों का गुणा करना, 4 एकम 4 और 1 5, 5 3 15, 16 17 18 19, 19 दूनी 38 और 38 39 40 43 43, कितना हो गया 43, 19 दूनी 38 और 5 43। अब देखो ये जो इतनी है ना, इतनी की वैल्यू निकल के आई है कितनी, ये आई है 19/43। तो देखो 19/43 पहले से लिखा हुआ है, अब ये 1/19/43, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 19/43, क्या लिख सकते हो, रुको थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, इतना याद रखो, ये क्या है, इतनी की वैल्यू आई है, ये इतनी नहीं है, पूरी ऊपर तक की वैल्यू आई है, ऊपर तक की वैल्यू कितनी आई है 19/43, तो ये 19/43 से और 19/43 से तो कितना हो गया बताओ, ये हो गया 38/43, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिया है, टेंशन मत लेना समझा दूंगा। 1/4 दोबारा लिखो, 3 और 1, ठीक है, तो 4 3 12 और 1 13, 13 एकम 13 और 4 17, तो ये कितनी की वैल्यू आई, ये वैल्यू आई आपकी इसकी निकल गई, तो 2 बराबर x प्लस 13/17, ठीक है, तो x अब इधर बुला लो, -x बराबर कितना हो गया 13/17 -2, ठीक है, तो 17 दूनी 34, तो -x बराबर कितना हो गया, यहाँ की चीज़ को यहाँ लिख के बता दूँ, 17 दूनी 34, 34 में से 13 गए तो कितने बचा, 34 में से 13 गया तो 1 और 2 21 बचा, 21/17, तो x ये माइनस माइनस गया तो 21/17। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है कि इनका जोड़ क्या होगा, कभी जोड़ पूछे ना तो इन दोनों को अलग जोड़ना, 44 और 88 को अलग जोड़ो और 4/5 प्लस 1/5 को अलग जोड़ो, ठीक है, 8 और 4 12, हाथों लगा 1 13, 132, 4/5 और 1/5 कितना हो गया 5/5, ये दोनों जो एक तो एक और जोड़ दो, 133 आ गया आंसर। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट है आपका 99 1/5, 99 2/5, 99 2/5, तो 99 कितनी बार है 3 बार है, तो 9 3 27, तो ये हो गया 297, ठीक है। अब 2/5 2/5 1/5, 2 2 4 और 1 5, 5/5 कितना हो गया, एक ही तो आ गया, तो 297 ये था, एक ही आ गया 298। नेक्स्ट अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 99 ये 1 2 3 4 5 6, तो 99 गुणा 6 6 नाम 54, 5 54 और 5 59, ठीक है। अब देखो 6 और 4 10 और 5 15 16 17 18 19 20 21, 21/7 कितना आ गया 3, तो 94 में 3 जोड़ दो 97 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन सी इनके बीच में नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या इनके बीच में नहीं है, तो देखो 0 लगा लो, 0 लगा ली, तो 5 6 30, 5 40, तो 6 और 8 के बीच में नहीं है, ये ऐसे डिसाइड करो, तो 7 के भी आगे 0 लगाओ बटे 10, तो 7 आ गया, तो 7 तो इनके बीच में है सही, ये 190 हो गया बटे 30, इससे ये क्या 3 18, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी इनके बीच में आ जाएगा। 20/3 करो, 3 18, तो ये भी इनके बीच में आएगा। अब 160/30 करो, तो ये क्या आएगा 5 15, तो यही नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इस तरीके से 0 लगा के बढ़ा लेना, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में लड़े, एक को 64% मिले, तो दूसरे को कितने परसेंट मिले 36%, एक को 64% मिले और 392 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डले, मतलब इसको इतने मिले दूसरे को इतने मिले, तो जीत कितने से गया ये, तो 6 और 4 10 और 4 14 8, अब इधर एक ले लिया, 5 में से एक गया तो 18, 5 में से 28 कितना है 28, तो 392/28, 28 से कम 28, गुणा 100 का कर दो, परसेंट निकाल, हाँ गुणा 100 कर दो ना, 100 का निकालना है, 28 से कम 28 बचा कितना 38 39 11, 28 चौका 112, तो 1400 आ गए, 14 गुणा 100 है 1400, इस तरीके से। अब देखो ये कह रहा है 2 की पावर 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, तो 2 की पावर हो गई 6। अब ये 4 लिख रहा है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और x ऊपर है ये, तो 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर 2x, 2 से 2 गया, अब 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 3, अब 3 को यहाँ रख दो, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27। नेक्स्ट अब ये कह रहा है इसको इसका मान क्या होगा, तो देखो ये दे रखा है 8/1000 और q दे रखा है, तो 8 का वो क्या होगा q 2, 1000 का क्या होगा 10, ठीक है, तो 2/10 हो गया 1/2/10। अब देखो 3 का भाग दो इसमें, 3 18 19,
और 3 चौक 12 64 और क्यू दे रखा है तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 यहाँ से आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि बटे में ना, तो 2 पंजे 10, तो 5 और 4 कितना आ गया 9। इस तरीके से करना होगा ये। नेक्स्ट है आपका, इसमें भाग देना है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24, ठीक है, माइनस 24 बटे 27x वाई और z माइनस 8, ठीक है। इससे ये गया, एक एक कट गई, 9 3 27। अब ऊपर क्या है, ऊपर है 3z माइनस 24 अपॉन नीचे क्या 3x 3z माइनस 8, 3z माइनस 8, ऊपर से 3 कॉमन ले लो, 3z माइनस 8 अपॉन 3z माइनस 8, ठीक है। तो इससे ये कट गया। अब देखो आप कहोगे सर ये तो सारा ही कट गया, तो देखो बच्चा ये जो x और y यहाँ पे भी जो छोड़ रखे थे हमने, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका x y। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 2 पुस्तकों का क्रय मूल्य समान है और एक पे 10% का लाभ, दूसरे पे 10% की हानि होती है, तो टोटल लाभ या हानि बताओ। देखो 2 किताबें, एक को 100 रुपये पर खरीदा, दूसरे को भी 100 रुपये पर खरीदा, एक पे 10% का लाभ 110, दूसरे पर हानि 10% की 90, तो ये कितने की बिक गई 200 की, 200 की खरीदी 200 की बिक गई, न लाभ ना हानि। अब आपके मन में आ रहा हो सर आज तक तो हमने पढ़ा है कि 1% की हानि होती है, ऐसे अगर 10% खरीदो 10% को, तो बच्चा वो तब होती है जब यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिखा हो, मगर ये अभी हमने किस पे खरीदी, क्रय मूल्य पे। तो क्वेश्चन भी पढ़ना सीखो, ऐसा नहीं कि बस रट लो 10% देखा तो ये मत करने बैठ जाना कहीं। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट देखो ए और बी की वार्षिक आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, खर्च दे रखा है 5:3, 3 और 2 के बीच में 1 का गैप, इन दोनों में 2 का गैप, तो ऊपर जितना गैप होता है ना उससे गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये आय है ये व्यय है, तो कितना बच गया, 1 बच रहा है। तो ये कह रहा है वर्ष के अंत में 1000 बचता है, तो 1 बराबर 1000 दे रखा है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 6 है नहीं, तो 6000 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि इसमें से विषम भिन्न बताओ, तो देखो एक होती है कौन सा, एक होती है कौन सी, छोड़ो ऐसे ही समझो, 4/7, 7/3, 9, 2/9, 2/9, 5/8। देखो 8 का 5 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, 7 का 4 में जाएगा नहीं जाएगा, 9 का 2 में जाएगा नहीं जाएगा, मगर 3 का 7 में जाएगा, तो इसीलिए ये अलग है, इसे कहेंगे विषम भिन्न, ठीक है। इस तरीके से समझो, सम भिन्न विषम भिन्न इस तरीके से आपने पढ़ी होंगी, आंसर हो जाएगा इसका क्या बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि ABCD में AC बराबर 10 है, AC 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो आधा आधा बांट लो, ये 5 हो गया, और ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं वर्ग के, 2x + 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 5, x 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, बस इतना ही निकालना है, x का मान बताना है, कितना आसान, आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट, अब ये बताना है कि इसमें से PAQ ये क्या होगा ये वाला, तो ये 75 है, तो पूरा क्या हो गया, ये 75, ये पूरा हो गया 150, ये दोनों 180 होते हैं सामने आमने, तो 150 और ये बच गया 30, तो आंसर क्या हो जाए 30। दोबारा सुन लो, ये 75 है तो आधा है, तो आधा इधर का क्या हो 75, तो 75 75 150, ये दोनों मिला के बनते हैं 180, तो 75 और 30 180, आंसर है बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है, अच्छा देखो ये ट्रिक है, अगर कोई आखिरी तक रुका होगा ना वो ट्रिक सीख के जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, मगर ये याद रखना हमेशा मत लगाना ये ट्रिक व्रिक, आप लोग पढ़ना भी, ऐसा नहीं कि इन्हीं के भरोसे बैठ जाओ। अब देखो इस तरीके से कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए मैथ का, ठीक है, मैथ का इस तरीके से 3D का कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो उसमें पहले 3 से काट के देखना कौन सा मतलब कट रहा है। तो 8 और 1 9, 5 और 4 9 ये कट रहा है, 4 और 2 6 कट रहा है, 6 4 8 9 ये भी कट रहा है, मगर 6 9 ये नहीं कट रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों में से आंसर बचा, एक बार तो 3 से काट के देखना, फिर 11 से काट के देखना। अब देखो 4 और 1 4 8, 6 और 1 7, ये भी 11 से नहीं कट रहा, 42 तो कट ही नहीं सकता, 5 और 4 9, 8 और 1 9 यही कट रहा है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए 3D का, तो आप पहले 3 से काट के देखना, फिर 11 से, इन दोनों से कट जाएगा वही आंसर होता है, ठीक है। मगर हर जगह मत लगाना और हर किसी को मत बताना ये ट्रिक, क्योंकि मेहनत करने से मिलेगी ट्रिक, ऐसे ही नहीं किसी को बता दो। अब देखो ये बहुत सारे लोग कह रहे थे सर ये समझ में नहीं आते पाई चार्ट या ये वाली चार्ट, अब इसमें कह रहा है 90 और 10 100 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या बताएं, 90 100 ये, तो ये कितने विद्यार्थी 10, ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखो ये बताना कि ट्रिक कैसी लगी थी, ये जो ट्रिक बताई मैंने 3 11 वाली, और बाकी पूरी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो ज़रूर आप बताना कि ये नया सीखा आज, ठीक है, जिससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो बनाने का मन करेगा। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।